Hello, good morning everybody. Once again I am आशुतोष with the new topic. हम लोग क्लास 12th में पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ पढ़े थे. ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं. फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज. अगर पहले क्लास में हम लोग देखे थे कि दो चार्ज बॉडी हो तब उनके बीच हम कूलॉम्स लॉ से कैसे फोर्स निकाल सकते हैं. अब आपके पास दो से ज़्यादा अगर चार्ज हो तब कैसे फोर्स निकाल पाएंगे. ओके, तो फोर्सेज बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, दो से ज़्यादा चार्ज बॉडी हो तब. इसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज भी बोलेंगे. ठीक है, दोनों एक ही टॉपिक है. तो अब मान लीजिए आपके पास 5 डिफरेंट चार्ज बॉडीज है. एक यहाँ हम Q1 लिए, फिर Q2 ले लिए, फिर Q3 ले लिए. अलग अलग पोजीशन पे हम मान लेते हैं अलग अलग चार्ज बॉडी है. यहाँ Q3 आ गया, फिर Q4 आ गया और Q5 आ गया. इसी तरह आप n चार्ज बॉडी का भी सिस्टम ले सकते हैं. तो अगर दो से ज़्यादा चार्ज बॉडी मौजूद है तो हाउ यू विल गेट दी नेट फोर्स. तो हम मान लें किसी एक चार्ज बॉडी पे कितना फोर्स लगेगा. तो हम अगर Q1 पे कंसीडर करें कि Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है टोटल, तो क्या करना होगा, हमको प्रत्येक पेयर के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा. अब देखिए Q1 पे Q2 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q3 भी फोर्स लगा रहा होगा, Q4 भी लगा रहा होगा, Q5 भी लगा रहा होगा. ओके, तो हम एक एक करके फोर्स देखें. तो Q2 Q1 पे फोर्स लगा रहा है. अगर सारा चार्ज बॉडी पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा. तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. ये जो दूसरा चार्ज बॉडी है वो इसको रिपेल कर रहा होगा एंड दैट इज F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2. अब तीसरे पे सोचेंगे, तीसरा चार्ज बॉडी भी Q1 को इधर की ओर रिपेल कर रहा होगा. तो नाउ इट इज फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, तीसरे चार्ज बॉडी के कारण फोर्स. Q4 के लिए कारण अगर सोचेंगे तो नाउ इन दिस डायरेक्शन इट विल बी F14. ये पहले चार्ज बॉडी पे चौथे के द्वारा लगाया गया फोर्स. ओके, नाउ Q5 इज व्हाट, Q5 इसको इधर की ओर रिपेल करेगा. तो नाउ दिस इज योर F15. ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि Q1 पे 4 डिफरेंट फोर्सेज लग रहा है. 5 का सिस्टम है तो 4 फोर्स हो गया. जितना का सिस्टम, इफ द सिस्टम इज ऑफ n चार्ज बॉडी तो n-1 फोर्सेज लगेगा किसी एक चार्ज बॉडी पे. ओके, तो अब Q1 पे 4 फोर्स लग रहा है तो व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट के लिए हमें क्या करना होगा, तो इन चारों फोर्स को वेक्टोरिकली ऐड करना होगा. तो यहीं पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज आएगा कि अगर किसी इंडिविजुअल बॉडी पे, चार्ज बॉडी पे बहुत सारा फोर्स लग रहा है तो उनका जो नेट रिजल्टेंट होगा वो अलग अलग फोर्सेज का वेक्टर सम होगा. ओके, तो नाउ दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज. ओके, तो अब इसी का स्टेटमेंट हम देखें कि व्हेन ए नंबर ऑफ चार्ज बॉडीज आर इंटरैक्टिंग, एक से ज़्यादा चार्ज बॉडी अगर इंटरैक्ट कर रहा है, द टोटल फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए चार्ज बॉडी, किसी एक चार्ज बॉडी पे जो टोटल फोर्स होगा विल बी द वेक्टर सम ऑफ. ये वेक्टर सम होगा क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एडिशन हम लोग वेक्टोरिकली हम लोगों को करना पड़ेगा. स्केलर रूप में हम इसे सिंपल रूप में नहीं जोड़ सकते हैं. दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल अदर फोर्सेज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी. तो उस बॉडी पे जितना भी अलग अलग फोर्स लग रहा है उन सारे फोर्सेज का हमको वेक्टर सम लेना पड़ेगा, तभी हम टोटल फोर्स निकाल पाएंगे. ओके, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज. तो चलिए, पहले चार्ज बॉडी पे जो नेट फोर्स था वो कितना होगा, F1. तो दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ F12 पहले पे दूसरे के द्वारा लगाया गया, F13 पहले पे तीसरे के द्वारा लगाया गया, फिर पहले पे चौथे के द्वारा लगाया गया, और अगर n चार्ज बॉडी है तो पहले पे n के द्वारा लगाया गया. इन सारे ही फोर्सेज को वेक्टोरिकली यू विल हैव टू
एड इट। ओके, चलिए तो अब कैसे लिखेंगे F12 हम वेक्टर फॉर्म में लिखना सीखे थे पिछले क्लास में। तो F12 का वैल्यू तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये तो कांस्टेंट हो गया, और 1 और 2 के बीच है तो नाउ इट इज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 स्क्वायर। R12 का मतलब 1 और 2 पहले चार्ज बॉडी और दूसरे चार्ज बॉडी के बीच का डिस्टेंस, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, एंड R12 यूनिट वेक्टर से हम गुना कर दिए तो नाउ इट इज टोटल विल बी ए वेक्टर। ओके, ये हम पिछले क्लास में सीख चुके थे हाउ टू कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये F12 हो गया। सिमिलरली इट इज F13, तो 13 में 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस और 13 का यही यूनिट वेक्टर। तो सिमिलरली यू कैन राइट फॉर ऑल दी टर्म्स। ओके, अब देखिए सारे ही टर्म में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q1 कॉमन है। ओके, Q1 चूँकि पहले चार्ज बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो Q1 सब जगह कॉमन है तो Q1 को हम बाहर ले लें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 कॉमन ले लिए तो आपके पास बचा Q2 बाई R12 स्क्वायर R12 हैट, Q3 बाई R13 स्क्वायर R13 हैट, एंड सिमिलरली Qn बाई R11 स्क्वायर एंड R1n हैट। ओके, so now this will be your net force according to the principle of superposition of forces. Okay, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर दो फोर्स दिया है, सपोज F1 एंड F2, एक फोर्स F1 और दूसरा फोर्स F2, और इनके बीच का एंगल थीटा है, तो व्हाट विल बी द रिजल्टेंट फोर्स। तो हम ये वेक्टर एडिशन से सीखे होंगे क्लास 11th में। यू नो दैट एफ नेट दो वेक्टर ए बी रहता है तो उनका रिजल्टेंट √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो उसी आधार पे हम लिख सकते हैं एफ नेट विल बी इक्वल टू √f1² + f2² + 2f1f2 cos थीटा। अब इस एफ नेट की दिशा कैसे निकालेंगे, तो एफ नेट अगर F1 से पहले वेक्टर से अल्फा एंगल बनाता है तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू, आप पढ़े होंगे 11th में वेक्टर एडिशन में, इट इज b sin थीटा बाई a + b cos थीटा। तो यहाँ b की जगह F2 है तो F2 sin थीटा बाई F1 + F2 cos थीटा। ओके, तो नाउ इट इज योर डायरेक्शन। तो ये हम वेक्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए बता दिए। देखिए कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी हैं जिसको हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। अगर दो फोर्स हो इक्वल, एक F इधर लग रहा हो एक F इधर लग रहा हो, टू इक्वल फोर्सेस एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, देन यू द नेट रिजल्टेंट विल बी हैव मैग्नीट्यूड √2f एंड द एंगल इज 45 डिग्री। डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं। अब इसको आप यहाँ फार्मूला में भी डाल सकते हैं। फार्मूला में पिछला जो आपका फार्मूला है यहाँ डाल सकते हैं। तो अगर आप 90 डालेंगे तो cos 90 0। ओके, तो ये टर्म ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको √अंडर ये फार्मूला आ जाएगा F1 F2। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डालेंगे 90 डिग्री तो आपका काम हो जाएगा। ओके, तो हम कुछ रेडी रेकनर याद रख सकते हैं कि दो इक्वल वेक्टर अगर 90 डिग्री पे है तो उनका रिजल्टेंट √2f होगा और डायरेक्शन 45 डिग्री पे रिजल्टेंट जाएगा। अगर दो फोर्स इक्वल है और 60 डिग्री पे अगर इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट √3f होगा, और जो रिजल्टेंट होगा वो इनके ठीक बीच से इक्वल वेक्टर में एंगल ठीक बीच से रिजल्टेंट जाता है। तो 60 है तो 30 डिग्री पे, यहाँ 90 था तो 45 डिग्री पे। ओके, अगर दो फोर्स अगर 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो इनका रिजल्टेंट √2 + √2f होगा, और जो एंगल है रिजल्टेंट का वो फिर 45 डिग्री का हाफ
साढ़े 22 डिग्री हो जाएगा। ओके, अगर दो फोर्स 120 डिग्री पे है, 120 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट 60 डिग्री पे जाएगा और वैल्यू F के बराबर ही होगा। ये सारा ही रिजल्ट आप उन दोनों ही फार्मूला में डाल के डायरेक्ट निकाल के देख सकते हैं। ये हम याद रख सकते हैं, याद रेडी रेकनर के रूप में इसको डायरेक्ट फार्मूला में यूज कर सकते हैं। दो फोर्स अगर एक ही दिशा में है तो इनका रिजल्टेंट 2F हो जाएगा। ओके, और दो फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनका नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स विच यू कैन यूज डायरेक्टली। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि अगर दो चार्ज बॉडी के बीच अगर कोई मीडियम रख दिया जाए तो क्या होगा। ओके, तो यू नो द फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये दो चार्ज बॉडी Q1 और Q2 के बीच में अगर आप मीडियम डाल देते हैं तो फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R आ जाता है। तो वो कब आता है? जब आप टोटल स्पेस को फिलअप कर देते हैं तो द इंटायर स्पेस इज फिल्ड। अब हम एक और केस देखते हैं कि हम अगर टोटल स्पेस को फिल्डअप नहीं करें बल्कि बीच के सर्टेन रीजन को फिल्डअप करें तो क्या फोर्स लगेगा। ओके, तो यहाँ हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं इफेक्टिव एयर सेपरेशन। इन दोनों के बीच एयर का इफेक्टिव सेपरेशन कितना है। जैसे देखिए, दो चार्ज बॉडी हम ले रहे हैं Q1 Q2। ओके, और इनके बीच का सेपरेशन है R। Q1 Q2 दो चार्ज बॉडी ले लिए, इनके बीच के सेपरेशन यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज R। ओके, अब मान लेते हैं कि हम टोटल स्पेस को फिलअप नहीं करते हैं बल्कि एक छोटा सा स्पेस, इसका थिकनेस दिया है T थिकनेस पे इतने डिस्टेंस में हम एक मटेरियल, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाल देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहें या हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी बोलें, तो ये आपका K है। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच फोर्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम इफेक्टिव एयर सेपरेशन निकालते हैं। ठीक है, एयर सेपरेशन, तो आप देखिए R डिस्टेंस तक एयर था शुरू में और इसमें T निकल गया आपका डाइलेक्ट्रिक में, तो एयर कितना बच गया? तो R में से T घटा देंगे, R माइनस T, इतना दूर तक एयर है। ओके, ये तो एयर हो गया। अब ये जो मीडियम जिसका थिकनेस T है, ये T थिकनेस कितने एयर के इक्विवेलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो चार्ज बॉडी को हम मीडियम में T दूरी पे रखें और जो फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स हमको एयर में कितना दूरी पे रखेंगे तब होना चाहिए। इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के लिए आप मान लीजिए दो चार्ज बॉडी है Q1 Q2। ओके, और इनके बीच का सेपरेशन है R। ओके, और हम बीच में वैक्यूम रखे हैं, तो व्हाट विल बी द फोर्स? तो फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। नाउ दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब इन्हीं दो चार्ज बॉडी को Q1 Q2 को, ठीक है, हम एक डाइलेक्ट्रिक से फिल्डअप कर दिए, बीच के सेपरेशन को हम फिल्डअप कर दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। अब इनके बीच की दूरी हम रख रहे हैं R'। अब इसको बीच की दूरी हम R' रख दिए और तब इनके बीच हम फोर्स निकाल रहे हैं, तो दोनों फोर्स इक्वल होना चाहिए। अब इनके बीच फोर्स कितना होगा? तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q1 Q2 बाई R' स्क्वायर। ओके, तो यहाँ दो चार्ज बॉडी को हम वैक्यूम में रह के फोर्स निकाल लिए F, और उसी चार्ज बॉडी को हम लोग एक मीडियम में रह के फोर्स निकाल लिए F, और दोनों कह रहे हैं कि दोनों फोर्स अगर इक्वल हो तो ये R और R' में रिलेशन आ जाएगा। तो दोनों फोर्स को हम लोग इक्वल करके देखें, तो दोनों फोर्स को इक्वल करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को,
तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और इधर आ गया 1/4πε0 के Q1 Q2 बाई आर डैश स्क्वायर। तो 1/4πε0 दोनों तरफ कट हो गया, Q1 Q2 भी कट हो गया। ओके, नाउ व्हाट हैव यू गॉट? यू हैव गॉट आर स्क्वायर इज इक्वल टू के आर डैश स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से हम r का वैल्यू निकाल के क्या देख रहे हैं? r इज इक्वल टू आर डैश रूट के। ओके, तो अब देखिए यहाँ से पता चल रहा है इफेक्टिव एयर रेजिस्टेंस। कैसे पता चल रहा है? तो r डैश जो है, जो मीडियम में सेपरेशन था r डैश, इस r डैश में अगर हम रूट के हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रूट के से गुना कर देते हैं तो एयर में सेपरेशन के बराबर ये r आ जा रहा है। ओके, तो r डैश रूट के, नाउ दिस इज योर इफेक्टिव एयर सेपरेशन। यही आपका इफेक्टिव एयर सेपरेशन हुआ r डैश रूट के। तो अब हमें यही टर्म यहाँ जोड़ना पड़ेगा। देखिए ऑलरेडी r डिस्टेंस तक एयर था और t उसमें हम डाइलेक्ट्रिक डाल दिए, तो r में से t घटा दिए, उतना दूर तो एयर ऑलरेडी है ही। ओके, तो r माइनस टी टर्म पहले आ गया, और ये जो t थिकनेस है इसका इक्विवेलेंट एयर सेपरेशन कितना है? तो नीचे वाले फार्मूला से देखेंगे तो दूरी है t, तो t रूट के, ये इफेक्टिव एयर सेपरेशन हो गया इसके इक्विवेलेंट। तो r माइनस टी में t रूट के अगर हम ऐड कर दें तो नाउ दिस विल बी योर इफेक्टिव एयर सेपरेशन हो जाएगा। तो अब हम इन दो चार्ज बॉडी के बीच के फोर्स को डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं। केवल वहाँ पे हमें r माइनस टी प्लस टी रूट के का होल स्क्वायर लगा देंगे, तब हमें दोनों चार्ज बॉडी के बीच का कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकल जाएगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये ठीक लगा होगा। तो इस तरह से कूलॉम्स लॉ पूरी तरह से ख़त्म हो गया। अब हम लोग अगले क्लास में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड करके नया टॉपिक देखेंगे। आप हमसे जूम ऐप पे लाइव भी मिल सकते हैं, ऑनलाइन भी कहीं भी हों आप हमसे डायरेक्ट पढ़ भी सकते हैं ऑन जूम ऐप। ओके, थैंक यू वेरी मच।